भाग 5। भाग 5 में है केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, और इसका उल्लेख किया गया आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक। आर्टिकल 52 मैंने आपको पढ़ा दिया हुआ है। आर्टिकल 52 में बोला गया कि राष्ट्रपति का पद होगा, भारत में एक राष्ट्रपति होगा, मतलब राष्ट्रपति के पद की बात की गई, राष्ट्रपति का पद। और इसे किस देश से लिया गया? ब्रिटेन से। भारत के राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन के सम्राट से की जाती है। तो 52 में है राष्ट्रपति का पद। इसके बाद अगर राष्ट्रपति बने हैं तो इनका कुछ कार्य भी होगा, कार्यपालिका की शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि वास्तविक शक्ति किस में निहित होती है? प्रधानमंत्री में। नाम मात्र की शक्ति होती है। तो 52 पढ़ा दिए। 52 में बताए थे राष्ट्रपति का पद। 53 जब राष्ट्रपति का पद बनाया गया तो कोई ना कोई कार्य भी होगा इनका, तो इसमें इनके कार्य का बखान किया गया है आर्टिकल 53 में। इसके बाद 54 में आपको ये 4 दिख रहा है, तो 4 से आपको कुछ याद आ रहा होगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा। चुनाव, राष्ट्रपति का निर्वाचन की बात की गई। निर्वाचन बताइए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, दिल्ली और पांडिचेरी के इलेक्टेड मेंबर, निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर। समझ गए ना? राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, दिल्ली और पांडिचेरी के इलेक्टेड मेंबर भाग लेते हैं, नॉमिनेटेड नहीं। क्योंकि लोकसभा में 2 आंग्ल समुदाय के लोगों को नियुक्त किया जाता था राष्ट्रपति के द्वारा, और राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता था जिनका विशेष योगदान रहता था। तो लोकसभा में भी नियुक्त किए जाते थे, राज्यसभा में अभी नियुक्त किए जाते। लोकसभा वाला तो मान लीजिए समाप्त हो गया है। और विधानसभा में हर विधानसभा में राज्यपाल एक व्यक्ति को मनोनीत करता था। अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति इनको नियुक्त कर दी, यहाँ से 2 लोगों को नियुक्त किए थे, यहाँ से 12 लोगों को, और यहाँ पर राज्यपाल एक हर राज्य में विधानसभा है और हर राज्य में एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था। लेकिन फिलहाल अभी ये व्यवस्था समाप्त हो गई है, ठीक है। लेकिन उस समय नहीं समाप्त थी, तो हाल में ही समाप्त किया गया। तो ये लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते थे। क्यों नहीं लेते थे? इसका एक रीजन है, क्योंकि राष्ट्रपति महोदय इन्हें खुद नियुक्त किए रहते थे। जब राष्ट्रपति चुनाव लड़ने आएंगे, जैसे गांव का प्रधान आपके लिए बहुत कुछ कर दे और वो दोबारा जब चुनाव लड़ेगा तो क्या आप उसे वोट नहीं देंगे? वोट देंगे, है कि नहीं? वैसे यहाँ पर इनको नियुक्त किया गया था बिना चुनाव लड़े, इसीलिए राष्ट्रपति के चुनाव में लोग भाग नहीं लेते। अच्छा बताइए, विधान परिषदें क्यों भाग नहीं लेती? क्योंकि विधान परिषदें मात्र 6 राज्यों में, उस दिन 7 बता दिए, फिलहाल दिखाए 6 ही थे। विधान परिषदें मात्र 6 राज्यों में है। कौन कौन से इसके लिए बताए थे? आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए किन राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था नहीं है? ठीक है, कहाँ कहाँ नहीं है? तो इस 3 इनमें से देगा, एक को एक्स्ट्रा दे देगा, तो आपको पता रहेगा जहाँ जहाँ है, बाकी नहीं है। तो इन 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं। द्विसदनीय व्यवस्था भी हम इसे कह सकते हैं कि नहीं? द्विसदनीय, जैसे केंद्र में 2 सदन है ना, लोकसभा, राज्यसभा, एक सदन वो हो गया, दूसरा सदन लोकसभा, राज्यसभा, ठीक। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इनका जो इलेक्शन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा होगा। किसके द्वारा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इसका उल्लेख किया गया आर्टिकल 324 में। भारत का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 324 में किया गया है, और यही राष्ट्रपति का निर्वाचन कराते हैं। साथ में मैंने ये भी बताया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होता है, ये केवल भारत के राष्ट्रपति का ही निर्वाचन नहीं कराता, बल्कि किसका कराता है? उपराष्ट्रपति का कराता है। देखो यहाँ पर चारों लिख लो, और सांसद, विधायक, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, फिर सांसद, विधायक, सांसद, विधायक, उसके बाद विधायक। इन 4 प्रकार के लोगों का निर्वाचन कराता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया।
वर्तमान समय में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है राजीव कुमार। राजीव कुमार ये अध्यक्ष है। राजीव कुमार वर्तमान समय में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष है। अध्यक्ष। और सबसे पहले अध्यक्ष थे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन ये सबसे पहले अध्यक्ष थे। सबसे पहले अध्यक्ष समझ रहे हैं ना। इलेक्शन कमीशन इंडिया के जो अध्यक्ष है एक्चुअली में इनकी संरचना जो होती है वो 1+2 होती है। 1+2 मतलब समझते हैं, एक अध्यक्ष होता है, 2 उपाध्यक्ष होते हैं। जो ये जो एक है ये अध्यक्ष है, बाकी सब उपाध्यक्ष है। तो वर्तमान समय में अध्यक्ष राजीव कुमार है, सबसे पहले सुकुमार सेन थे। और पहली महिला अध्यक्ष उनका नाम था रमा देवी। पहली महिला अध्यक्ष का नाम क्या था? रमा देवी। हालांकि इसको हम आपको आगे पढ़ाएंगे, लेकिन अब आ गया है तो बता दे रहे हैं। रमा देवी पहली महिला अध्यक्ष थी। समझ गए कि नहीं? तो ये 2 पॉइंट हो गया। पहला निर्वाचन, दूसरा निर्वाचन कौन कराएगा, और तीसरा पॉइंट इनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का मतलब है कि हम चुनेंगे अपने एमपी और एमएलए को, एमपी और एमएलए को, एमपी एमएलए एमएलसी जो भी होते हैं इनको चुनेंगे। और ये लोग किसको चुन लेंगे? राष्ट्रपति को। ठीक है। और इनकी जो इलेक्शन की रीति है उसका उल्लेख किया गया आर्टिकल 55 में। किसमें किया गया है? आर्टिकल, जिसे हम कोटा नाम से जानते हैं, लेकिन हम यही को लिखा दिए थे। ये पहला पॉइंट था, ठीक। दूसरा पॉइंट ये था, तीसरा पॉइंट ये और चौथा पॉइंट है कि इनका निर्वाचन कैसे होगा? एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली। गुप्त मतदान, गुप्त होता है, गुप्त मतदान प्रणाली, सिंगल प्रेफरेबल वोटिंग। सुनिए ध्यान से। राष्ट्रपति के जो इलेक्शन होता है ये कैसे होता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में जितने लोग खड़े होते हैं, मान लीजिए 5 लोग खड़े हैं राष्ट्रपति बनने के लिए, तो पांचों के पांचों को वोट देना पड़ेगा। दिक्कत ये हो जाएगी अगर पांचों को दे देंगे वोट, जैसे आपके गांव में मान लीजिए 10 लोग खड़े, अगर आप 10 के 10 को वोट दे दिए तो क्या होगा? किसी को नहीं दे पाएंगे। बताए थे ना, जो सबका है वो किसी का नहीं हो सकता, जो अकेला किसी का एक का है वही होगा। लेकिन यहाँ पर ये सिस्टम है कि जितने भी राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हैं सबको वोट देना पड़ेगा। तो सबको वोट देंगे तो कैसे भाई पता चलेगा कौन जीतेगा? इसका मतलब हम किसी को अपनी फर्स्ट चॉइस रखेंगे, उसके बाद सेकेंड चॉइस, फिर थर्ड चॉइस, फोर्थ चॉइस और फिफ्थ चॉइस। तो जो नंबर फर्स्ट पर रखा गया है समझ लीजिए उसको हमने ज्यादा प्रेफर किया है कि हम चाहते हैं कि सबसे पहले ये जीते। अगर ये ना जीते तो हम चाहते हैं ये जीते, अगर ये भी ना जीते तो ये जीते, और ये ना जीते तो ये जीते। समझ गए? इसे कहते हैं प्रेफर करना। तो यहाँ पर एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। तो इलेक्शन से संबंधित 4 बातों को याद रखना। देखो इधर, इलेक्शन से संबंधित 4 बातों को याद रखना। और निर्वाचन में 4 लोग ही भाग लेते हैं। 54 में 4 दिख रहा है ना, कि 4 से याद कर लेना कि इलेक्शन में 4 लोग भाग लेते हैं। एक्चुअली में जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है ना उसका उल्लेख किया गया आर्टिकल 55 में। ये बात ये और ये इसका उल्लेख किया गया आर्टिकल 55 में, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, जिसे हम कोटा कहते हैं। तो कोटा में यही सारी चीजें आती है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। समझ गए ना? अब आर्टिकल 55 हम आपको बता दें। इसको तो लिखे होंगे पूरा? हाँ सर लिखे ना। बावन में राष्ट्रपति क्या पद है? 53 में कार्यपालिका की शक्ति, 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा, और 55 में कोटा। कोटा मतलब समझते हैं? जैसे एक निश्चित गणपूर्ति होती है। मान लीजिए आप कहीं पर न्योता खाने गए, और न्योता खाने गए एक से एक रंग रंग का बना हुआ था। अब आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं कितना खाएं, एकदम खींच के खा लिए, एकदम बैठ इतना खा लिए चल नहीं पा रहे हैं, तो कोटा से ज्यादा खा लिए ना। तो कोटा का मतलब आप सुने होंगे, अक्सर लोग कहते हैं मेरा कोटा फुल हो गया। कोटा का मतलब जितनी जरूरत होती है। तो यहाँ पर जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है ना, एक निश्चित कोटे के अनुसार उन्हें वोट मिलना चाहिए।
अगर इतना वोट नहीं मिलता है तो जमानत राशि जब्त की जाती है। अब जमानत राशि क्या होती है? जैसे अगर आप वोट मतलब किसी भी प्रकार का इलेक्शन लड़, किसी भी प्रकार का चुनाव, तो हर एक चुनाव में जमानत राशि रखी जाती है और जमानत राशि इनकी 15,000 रुपये होती है। 15,000। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है तो उसके लिए 15,000 की राशि आरबीआई के पास जमा करनी पड़ती है। अगर वो कुल वोटों का 1/6 नहीं प्राप्त कर पाता है तो उसकी जमानत राशि क्या कर ली जाएगी? जब्त कर ली जाएगी। समझ गया कि नहीं? अगर 6 वोट डाले गए हैं तो उसमें से 1 वोट उसे मिलना चाहिए, तो 1/6 वोट अगर नहीं मिलते हैं तो उसकी जमानत राशि क्या कर ली जाएगी? जब्त कर। अब सोचिए, जो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है उसके लिए 15,000 कोई बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी ना है। कहेगा 15,000 जाए कोई बात नहीं, लेकिन जमानत राशि के जब्त होने का मतलब ये होता है कि आपकी इज्जत चली गई। जमानत राशि अगर जमा हो जाती है तो बड़ा बवाल हो जाता है कि ये इतना भी वोट नहीं पाए कि अपनी जमानत राशि को भी छुड़ा सके। तो जमानत राशि पर पैसे की ज़्यादा वैल्यू नहीं है, वहाँ पर मान सम्मान की ज़्यादा वैल्यू होती है। तो राष्ट्रपति के लिए जो भी चुनाव लड़ता है उसे कितना रुपया जमा करना पड़ता है? 15,000। और किसके पास? आरबीआई के पास। आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है। और किसके रूप में? जमानत राशि के रूप में। जमानत राशि और जमानत राशि के रूप में जमा किया जाता है, लेकिन ये जमानत राशि जब्त हो जाएगी। जमानत राशि एक भी वोट ना मिलने पर जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। जब्त कब की जाएगी? जब एक भी वोट ना मिले, कुल वोट का 1/6 हिस्सा ना प्राप्त हो, तभी जमानत राशि जब्त होगी, अदरवाइज जमानत राशि जब्त नहीं होगी। तो कोटा समझ गए होंगे। याद करने का तरीका है कि कोटा में 5-5 किलो चावल मिलता है, ठीक है, राशन 5-5 किलो मिलता है। और 54 में देखो 4 को देखना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में 4 प्रकार के लोग भाग लेते हैं: लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, दिल्ली और पांडिचेरी के सदस्य। दिल्ली और पांडिचेरी के सदस्य पहले राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते थे। क्यों नहीं लेते थे? क्योंकि दिल्ली और पांडिचेरी में विधानसभा ही नहीं थी। जब विधानसभा बनाई गई उसके बाद 70वां संविधान संशोधन किया गया और उस 70वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी को भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए कहा गया। समझ गए ना? तो 70वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने लगे, इससे पहले नहीं लेते थे। और 55 आपको बता ही दिया, 55 कोटा। राष्ट्रपति के होते हैं 52 नखरे। 52 में है राष्ट्रपति। और अगर राष्ट्रपति बना है, कोई भी पद बनाया गया है तो उसका कार्य कुछ ना कुछ होगा। तो पहले राष्ट्रपति का पद होगा, 53 में कार्यपालिका की शक्ति होगी, उसके बाद 54 लोग भाग लेते हैं। तो 54 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा, और 55 में है कोटा। समझ गया ना? इसके बाद आता है 56 में बोला गया राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में। कार्यकाल, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी उसे हटाया जा सकता है। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। लेकिन अगर नॉर्मली पूछता है कि बताइए राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5। कितने का होता है? 5 का होता है, इसे 6 करने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5। 6 का नहीं, 5 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का नहीं होता है। तो 56 में है राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल देखो, याद करने का तरीका हम आपको यहाँ पर दिखा दिए कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष ही हो सकता है, 6 नहीं हो सकता है। 5, 6 नहीं, 5 होगा, 6 नहीं होगा। तो 56 में हो जाएगा राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। ये सामान्यतः बात है, लेकिन इससे पहले भी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि एक बार कोई राष्ट्रपति बन गया तो 5 साल पूरा चलेगा। अगर बीच में कुछ गड़बड़ करता है तो उस राष्ट्रपति को हटाया भी जा सकता है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जबकि अमेरिका में 4 वर्ष का होता है। दूसरी चीज, हमारे यहाँ राष्ट्रपति कोई भी बन सकता है, कोई भी। अगर भारत की नागरिकता लिया है तो कोई भी भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन अमेरिका में दिक्कत ये है कि अगर भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता है कोई व्यक्ति, तो उसे अमेरिका में ही पैदा होना पड़ेगा, तब जाकर के वो
वहाँ का राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई भी भारत की नागरिकता लिया हुआ है तो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन अमेरिका में ऐसी व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर आपको जन्म लेना पड़ेगा, पहले मरो एक बार, फिर दोबारा आ जाना। उसके बाद अमेरिका में जन्म लो, तब राष्ट्रपति फिर अमेरिका के राष्ट्रपति बनोगे, जो ना बाइडेन लड़ो की जीते तरह। ना। समझ गए कि नहीं? तो सामान्यतः राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। और इससे पहले भी हटाया जा सकता है, और हटाने की प्रक्रिया होती इम्पीचमेंट, महाभियोग। राष्ट्रपति को हटाना कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं कि बस हटा दिए। इनको हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाई जाती है, और महाभियोग प्रक्रिया सबसे टफेस्ट प्रक्रिया है पूरे संसदीय शासन प्रणाली की, सबसे कठिन प्रक्रिया है। तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया लगाई जाती है? महाभियोग द्वारा, महाभियोग द्वारा। और महाभियोग को इंग्लिश में कहते हैं इम्पीचमेंट। एक्चुअली में इम्पीच का मतलब होता है हटाना, दोष लगाना, और दोष लगा के हटा दो। समझ गए कि नहीं? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का, लेकिन इससे पहले भी उन्हें हटाया जा सकता है महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा। मान लो किसी राष्ट्रपति को हटा दिया गया, तो जो नया वाला राष्ट्रपति बना जाए, भाई कोई नया राष्ट्रपति बनेगा, तो जब नया राष्ट्रपति बनेगा तो मान लीजिए 2020 में किसी का इलेक्शन हुआ था राष्ट्रपति पद के लिए, और ये कहाँ तक चलेगा? 2025 तक। अब मान लीजिए इसी बीच में 2023 में हटा दिया जाए। अगर 2023 में हटा दिया जाएगा तो जो नया राष्ट्रपति आएगा वो कहाँ तक चलेगा? 2025 तक चलेगा या 2028 5 साल तक? पूरे चलेगी। बताइए। 28 तक चलेगा। इस बात को याद रखना। कहाँ निश्चित नहीं, एकदम निश्चित है, बिल्कुल। अरे वो तो हटाने की प्रक्रिया अलग है। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, उनका कार्यकाल भी 5 वर्ष का होगा। भाई वो उदंडता करेंगे, 5 साल या 1 साल पहले हटा दिया जाएगा। लेकिन इस बात को याद रखना है कि राष्ट्रपति महोदय कभी भी किसी का जूठा नहीं खाते, ऐसा सोचना है। जूठा ना खाने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति बचे हुए कार्यकाल के लिए नहीं आते। आपके गांव में मान लीजिए कोई प्रधान है और उस प्रधान की मृत्यु हो जाती है, और दोबारा जब चुनाव होगा ना, तो ये नहीं कि पूरा 5 साल के लिए प्रधान जी बनेंगे। जितना कार्यकाल बचा होता है ना, उतने के लिए रहते हैं। ऐसे सांसदों में भी होता है, और ऐसे ही विधायकों में भी होता है। जैसे मान लो कोई विधायक मर जाए और उसके स्थान पर कोई चुनाव हो, तो वो पूरे 5 साल के लिए व्यक्ति चुना जाएगा या बचे हुए कार्यकाल के लिए? बचे हुए कार्यकाल के लिए। याद करने का तरीका ये है, ध्यान से सुनो, बोलो मत। अगर कोई बड़े पद से चुना जाता है तो वो पूरा 5 साल तक चलता है, और जैसे साधारण रहता है तो वो बचे हुए कार्यकाल, जैसे प्रधान वाला हो गया, सांसद वाला हो गया, विधायक वाला हो गया, प्रधानमंत्री वाला भी ऐसे ही होता है। समझ गया ना? चलिए आगे चलते हैं। 56 समझ गए होंगे। आर्टिकल 56 में क्या है? राष्ट्रपति का कार्यकाल। और याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 से 6 नहीं हो सकता, 5 ही रहेगा, 6 नहीं हो सकता। इसके बाद 57 में देखो 2 का डिफरेंस है। 2 मतलब दोबारा निर्वाचन। राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति राष्ट्रपति है, भाई वर्तमान समय में कौन राष्ट्रपति है? द्रौपदी मुर्मू जी। इसके बाद जब चुनाव होगा तो क्या वो दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकती है? लड़ सकती हैं। जैसे रसिया में अलग अलग व्यवस्था बनाई गई थी कि कोई व्यक्ति 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता, 2 बार से ज्यादा प्रधानमंत्री, लेकिन पुतिन ने उसको सब व्यवस्था बदल डाला। यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। अगर आप चाहें तो 10 बार राष्ट्रपति बने, 5 बार राष्ट्रपति, 20 बार राष्ट्रपति बने। तो कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति है वो दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है कि नहीं? उसका पुनर्निर्वाचन किया जाएगा। तो 57 में है दोबारा निर्वाचन। और दोबारा निर्वाचन को याद करने का तरीका ये है कि 5 साल, इसके बीच में डिफरेंस कितने का है? 2 का। तो 2 से याद कर लीजिए दोबारा निर्वाचन। क्या याद करेंगे? दोबारा निर्वाचन। राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन या दोबारा निर्वाचन। राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन या दोबारा निर्वाचन। चलो ठीक है। राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। पुनर्निर्वाचन का मतलब समझ रहे हैं? दोबारा उसे इलेक्ट किया जा सकता है, उसे चुना जा सकता है। तो 57 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात। अब राष्ट्रपति चुना जा रहा है तो ऐसे थोड़ी ना कि मुंह उठा के कोई भी चला आए राष्ट्रपति बन जाए। राष्ट्रपति को चुनने की कोई योग्यता भी होगी। तो 52 में क्या था? राष्ट्रपति का पद। ध्यान से देखिए,
52 में था पद, 53 में था कार्यपालिका की शक्ति और 54 में है निर्वाचन, 55 में कोटा, 56 में कार्यकाल, 5 से 6 नहीं हो सकता है कार्यकाल, और 57, 5, 2 दोबारा निर्वाचन या पुनर्निर्वाचन। इसके बाद आएगा आर्टिकल 58। अब आर्टिकल 58 क्या कहता है? आर्टिकल 58 कहता है कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए चुना जा रहा है उसके अंदर कुछ योग्यता भी तो होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई पागल दागल आदमी राष्ट्रपति बन जाए। तो राष्ट्रपति बनने के लिए जो योग्यता होती है, योग्यता, एबिलिटीज, राष्ट्रपति बनने की योग्यताएं जो होती हैं वो इसमें बताया गया है। आपको कुछ याद करनी है वो योग्यताएं। नंबर फर्स्ट कि कम से कम उसने 35 वर्ष की आयु को पूरा किया, 35 वर्ष की आयु। दूसरी चीज, भारत का नागरिक होना चाहिए। यहाँ पर केवल नागरिक की बात की गई है, ये नहीं बोला गया जन्मा हो, भारत का नागरिक होना चाहिए। तीसरी चीज, लाभ के पद, दोनों सरकारी लाभ, सरकारी लाभ के पद पर ना, ठीक है। 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, भारत का नागरिक हो और सरकारी लाभ के पद पर ना हो। अगर कोई सरकारी लाभ के पद पर है तो राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। हाँ, पहले त्यागो उसके बाद फिर इलेक्शन लड़ो। 35 वर्ष की आयु पूरा किया हो, भारत का नागरिक हो, सरकारी लाभ के पद पर हो और लोकसभा या राज्यसभा के पद की योग्यता रखता हो। लोकसभा या राज्यसभा के पद की योग्यता रखता हो। ये इसका एबिलिटी है, मतलब इनकी योग्यताएं हैं। 35 वर्ष की आयु पूरा कर लिया हो तो गांव में बहुत से लोग होंगे जो 35 वर्ष की आयु पूरा कर लिए होंगे, भारत के नागरिक भी होंगे। भाई ऐसा तो है नहीं कि भारत में रह रहे हो अमेरिका के नागरिक हो, तो भारत का नागरिक भी होगा। और तीसरी चीज, अब बताओ, सरकारी नौकरी तो बहुत कम लोगों के पास रहती है, तो बहुत कम लोगों के पास सरकारी नौकरी होगी। लोकसभा या राज्यसभा के पद की योग्यता, इसका मतलब कुछ और नहीं है, नहीं सोचो ये अलग है। लोकसभा या राज्यसभा का मतलब लोकसभा में नियुक्त होने के लिए 25 वर्ष चाहिए, राज्यसभा में नियुक्त होने के लिए 30 वर्ष चाहिए, और भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो, यही सब योग्यता होती है। तो इसको आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, इसका कोई मान्य नहीं है। बस इस चीज को ज्यादा याद रखना, 35 वर्ष की आयु पूरा किया हो, ठीक है। 35 वर्ष की आयु पूरा किया हो तो व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। दूसरी चीज, भारत का नागरिक होना चाहिए। अब बताओ, ऐसे तो बहुत सारे लोगों के पास योग्यता है। आपके दादाजी के पास योग्यता होगी, आपके पिताजी के पास योग्यता होगी, सब राष्ट्रपति बन सकते हैं ना। राष्ट्रपति के चुनाव आराम से कहेंगे हम भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे, अपना पर्चा उर्चा दाखिल करा देंगे और प्रचार करना शुरू कर देंगे। ऐसे तो राष्ट्रपति बहुत से राष्ट्रपति हो जाएंगे, मच्छर हो जाएंगे राष्ट्रपति, इतने राष्ट्रपति हो जाएंगे कि गिनती करना। भाई राष्ट्र का एक ही पति हो सकता है, बहुपति थोड़ी ना होंगे। तो यहाँ पर एक और क्राइटेरिया लगाई, कहा गया कि जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है उसके पास 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। अब जितने भी लोग लड़ने जा रहे थे उनका पर्चा समाप्त हो गया। 50 प्रस्तावक का मतलब है 50 सांसद आपके फेवर में बोले कि हाँ हम चाहते हैं कि राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़े, सिर्फ बोलना है। 50 लोग क्या करेंगे, बोलेंगे। अब बताओ कितने सांसदों से पकड़ होगी, 1 2 4 5, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा पकड़ नहीं होगी ना। क्या हो सकता है, 1 आध से ही संगम लाल गुप्ता से होगी, हम मान लेते हैं, और से तो नहीं होगी। भाई 50 चाहिए, 50 लोग खड़े होकर के बोलें कि हम चाहते हैं कि ये व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो। उसके बाद 50 लोग लिखित रूप में दें कि हम चाहते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए लड़े। तो 100 लोगों का समर्थन चाहिए, 100 सांसद या विधायक लिखित दें। अब बताओ 35 वर्ष की है, भले ही पूरा किए हो, क्या आप
कि 100 सांसदों और विधायकों से पकड़ा है? नहीं। तब तक और कैसे कहे इसीलिए जब राष्ट्रपति कोई बनता है तो वो उम्रदराज ही बनता है, मतलब राजनीति से उसका गहरा नाता होना चाहिए। बंदा एकदम समझ गया कि नहीं? जो राष्ट्रपति बनता है पक्का है उसका राजनीति से कोई ना कोई ताल्लुक रहता है 100%। बहुत कम ही लोग ऐसे बनते हैं जिनका राजनीति से कोई ताल्लुक ना हो और राष्ट्रपति बन गए हो। जैसे APJ अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे ना, लेकिन उनका राजनीति से दूर दूर का वास्ता नहीं था, लेकिन फिर भी उन्हें राष्ट्रपति बनाया गया उनकी खासियत को देखते हुए। तो बहुत से कम लोग ही ऐसे हुए हैं जिनका राजनीति से संबंध ना हो और राष्ट्रपति बन गए हों। बाकी जो भी राष्ट्रपति बना है पक्का उसका राजनीति के साथ गहरा संबंध रहा है। तो राष्ट्रपति की योग्यताएं आप समझ गए होंगे। इसमें 2 बातों का विशेष ध्यान रखना है। नंबर फर्स्ट, 35 वर्ष की आयु पूरा कर लिया हो और भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके बाद सरकारी लाभ के पद पर न हो, लोकसभा या राज्यसभा की योग्यता रखता हो, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक भी होने चाहिए। ये है राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता। समझ गए ना? तो ये हो गई योग्यता। इसके बाद अगला आर्टिकल 59, इसमें बोला गया कंडीशन। कंडीशन का मतलब शर्तें या दशाएं। शर्त मतलब समझते हैं? शर्त का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपको कहीं पर जाना है तो आप एक शर्त रखेंगे उनसे कि आप हमारे यहाँ आओगे तभी हम आपके यहाँ जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो कभी कभार ऐसा रिलेशन में हो जाता है, मतलब रिश्तेदारी में, कि कोई व्यक्ति आपके यहाँ नहीं आ रहा होता और आप जा रहे होते हैं। फिर आपको ऐसा महसूस होता है कि ये व्यक्ति हमारे यहाँ नहीं आता, हम ही जाते हैं। फिर आप एक कंडीशन रखते हैं, जब तक आप हमारे यहाँ नहीं आओगे तब तक हम आपके यहाँ नहीं आएंगे। ये है दशा, कंडीशन। ऐसे ही राष्ट्रपति बनने के लिए कंडीशन होती है, और कंडीशन हमेशा नकारात्मक होती है। कैसी होती है? नकारात्मक। तो जितनी भी नकारात्मक बातें हैं वो आर्टिकल 59 में बोली गई। जैसे राष्ट्रपति अगर कोई बन रहा है तो वो व्यक्ति सरकारी लाभ के पद पर ना हो, ये चीज इसमें आती है। किसमें? कंडीशन में। सरकारी लाभ के पद पर ना हो मतलब नहीं होना चाहिए। पागल या दिवालिया ना हो, कोई भी सांसद या विधायक ना हो। हर जगह ना वाली बात की गई। कंडीशन में कौन सी बात की गई? ना वाली बात। राज्यपाल तो रह सकते, जैसे नहीं, कुछ भी नहीं रह सकते। न राज्यपाल रह सकते हैं, न MP हो सकते हैं, न MLA हो सकते हैं, न MLC, कुछ नहीं हो सकते। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे ना राष्ट्रपति को लेकर के। देखिए हम आपको बता रहे हैं, सुनिए ध्यान से। इसमें कहा गया है कि अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो कंडीशन है कि पहली चीज सरकारी लाभ के पद पर ना हो। सरकारी लाभ के पद पर ना हो, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई सरकारी लाभ के पद पर है तो उसे पहले इस्तीफा देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा, फिर चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो सरकारी लाभ के पद पर ना हो। दूसरी चीज, पागल या दिवालिया ना हो। पागल या दिवालिया मतलब बैंकरप्ट, दिवालिया ना हो। दिवालिया का मतलब ये होता है कि आपने पैसा उधार लिया बैंक से, मतलब कहीं भी उधार लिया, और बैंक ने आपको दिवालिया घोषित कर दिया, ये है दिवालिया। और पागल का मतलब समझ ही रहे हो, सब जानते होंगे, पागलपंती करते होंगे कभी कभी। तो पागल ना हो, दिवालिया ना हो। तीसरी चीज, सांसद, विधायक, राज्यपाल आदि ना हो। समझ गया ना? कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति बनना चाहता है वो सांसद ना हो, विधायक ना हो, राज्यपाल ना हो। लेकिन अगर हो तो सुनिए ध्यान से, अगर कोई व्यक्ति सांसद या विधायक है तो चुनाव लड़ सकता है। ऐसा नहीं कि चुनाव ही नहीं लड़ सकता, वो चुनाव लड़ सकता है, जीत भी सकता है, और जीत जाने के बाद कहेगा कि अब हम सेफ हैं, अब हम वहां से त्याग देते हैं, अब यहाँ पर हम राष्ट्रपति बनते हैं। समझ गए कि नहीं? यहाँ पर एकदम सेफ वाला खेला है कि अगर कोई व्यक्ति सांसद या विधायक है तो चुनाव लड़ सकता है, नो दिक्कत। लेकिन जब चुनाव जीत जाएगा तो ऐसा नहीं कि दो पद पर रहेगा, उस जगह से उसे त्याग पत्र देना पड़ेगा। लेकिन सरकारी लाभ वाले में ऐसा मामला नहीं था। इसमें कहा गया कि चुनाव लड़ने से पहले ही आपको नौकरी छोड़ दे, नौकरी छोड़नी पड़ेगी। और यहाँ कहा गया कि आप
लड़ जाइए, अगर आप जीत जाते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो जहाँ वहीं बने रहिए। फिर अपने देख रहे हैं कितनी अपने लिए एकदम व्यवस्था बढ़िया बना ली है कि हम दोनों जगह सुरक्षित रहें। और यहाँ सरकारी व्यक्ति अगर कोई राजनीति में जाना चाहता है तो उसके लिए मौका भी नहीं पहले दिया नौकरी है। छोड़ दे। पहली बात तो नौकरी छोड़ने से डरेगा, कहेगा क्यों नौकरी छोड़े, पता नहीं जीते कि ना जीते। एक बार नौकरी छोड़ दिया तो जान लो फिर गड़बड़ हो जाएगी। नौकरी छोड़ा छोकरी छूट जाएगी, घर द्वार सब कुछ छूट जाएगा, तो यहाँ से गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर बोला गया कि सांसद विधायक भले ही ना हो, लेकिन अगर है तो हो तो शपथ लेने से पहले त्याग पत्र देना पड़ेगा। शपथ लेने से पहले त्याग देना पड़ेगा, समझ गए कि नहीं? और यहाँ कब त्याग देना पड़ेगा? पहले चुनाव लड़ने से पहले। होशियार है राजनीति करने वाले। चुनाव लड़ने से पहले। अब बताओ, इनकी योग्यता में कहीं आपको दिखा कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, इंटर पास होना चाहिए, कुछ नहीं, हाई चाय स्कूल बेचे पास वाला होना चाय चाहिए? बताओ, कोई ऐसी योग्यता दी गई? नहीं दी गई। तो इसमें संशोधन करना चाहिए कि नहीं? इसमें बिल्कुल संशोधन कर देना चाहिए कि जो व्यक्ति कम से कम एमए किया हो वो राष्ट्रपति बनेगा। मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, एमए, एमएससी, बीएड को मान लो छोड़ दो, हाँ बीएड भी मान लेते, ग्रेजुएशन ही रख देना चाहिए कि कम से कम ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। अब बताओ, जब राजनीति में अच्छे लोग जाएंगे तभी तो अच्छी राजनीति करेंगे। अब लेकिन जब वहीं झूठे बहाना बनाने वाले लोग आएंगे तो झूठा ही बहाना बनाएंगे। इसीलिए जरूरत है संशोधन करने की इस वाले आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 58 में। Yes, sir. और इसमें जोड़ देना चाहिए कि राष्ट्रपति, एजुकेशन सबसे। इसमें भी और भी बहुत सारे आर्टिकल हैं। राष्ट्रपति, सांसद, विधायक जो भी बनना चाहता है उसके लिए क्राइटेरिया है कि कम से कम पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो। और ऐसे नहीं कि ग्रेजुएशन कर लिया हो बस, उसके लिए भी मार्क्स होना चाहिए और टेस्ट देना पड़ेगा। जैसे हम लोग टेस्ट देते हाँ हैं, सर, वही तो पहले टेस्ट देना जरूरी प्री है। हो, मेंस हो, प्री हो, मेंस हो, उसके बाद ये मामला कोर्ट में जाए, कोर्ट में जाने के बाद लाठी चार्ज हो, उसके बाद ये मामला अटक जाए 3 साल तक, उसके बाद 5 साल के बाद रिजल्ट आए, तब इनको लोगों को महसूस हो कि जो विद्यार्थियों की परेशानी है वो कैसी होती है। आदेश दे अच्छा लगा। इनका देखो, अभी फिलहाल एक काम बहुत अच्छा किया जा रहा है बीजेपी सरकार के द्वारा, बहुत ही सराहनीय काम है। इसमें 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात की गई है। ये करंट अफेयर का एक क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए कि हाल में ही 1 नेशन 1 इलेक्शन के प्रावधान के लिए किसकी अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया है? तो रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में आयोग बनाया गया है और वो पता करेगा कि जो 1 नेशन 1 इलेक्शन है ना, ये सही है कि नहीं। 1 नेशन 1 इलेक्शन का मतलब ये है कि जब एक बार चुनाव होगा लोकसभा का ना, तो लोकसभा के साथ साथ जितनी भी राज्य में विधानसभाएं हैं सबका एक बार चुनाव हो जाएगा। जैसे वर्तमान समय में 5 विधानसभाओं का चुनाव होना है, और 5 विधानसभाओं का चुनाव जब नहीं 5 है, 5 विधानसभाओं का चुनाव होगा। ऐसे ये चुनाव अक्सर होता रहता है ना, कभी आप सुने उत्तर प्रदेश का हुआ, कभी सुने मध्य प्रदेश का हुआ, कभी मतलब राजस्थान का हुआ, कभी म्यांमार का हुआ, कभी त्रिपुरा, म्यांमार का रहे, कभी त्रिपुरा का हुआ, कभी अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, मतलब ऐसे हर जगह का चुनाव हो रहा है। ये अलग अलग चुनाव क्यों होता है भाई? चुनाव में ज्यादा पैसा वेस्ट होता है कि नहीं? एक ही साथ चुनाव कराओ और एक ही साथ खत्म कर दो, सबसे बढ़िया। लेकिन यहाँ पर लोकसभा का अलग होगा, इस राज्य का अलग होगा, उस राज्य का अलग होगा, सबका अलग अलग होता है। इसीलिए व्यवस्था बनाई जा रही 1 नेशन 1 इलेक्शन, और ये सही भी होगा। एक ही बार में चुनाव करा लो, सारा मामला, समझ गए कि नहीं? नहीं तो सारा फोकस तो रहता है कि चुनाव में, सारा फोकस किस पे रहता है? चुनाव पे रहता है। तो कंडीशन समझ गए होंगे, आगे दिखाते हैं आपको हम। इसको नोट कर लिए ना। वन नेशन 1 इलेक्शन का मतलब ये नहीं वाला, कौन कह रहा है एक बार जीत जाओ हमेशा हमेशा, ये 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं है। एक बार जीत जाओ हमेशा हमेशा के लिए तो ये मोनार्की हो जाएगा। मोनो आर्की, मोनो का मतलब होता है सिंगल, आर्की मतलब शासन। जब एक ही व्यक्ति शासन करेगा उसे मोनार्की कहेंगे ना। तो यहाँ पर एक व्यक्ति का शासन नहीं। बताइए भाई आप लोग, आर्टिकल 52 में क्या है?
राष्ट्रपति का पद। 53 में क्या है? कार्यपालिका की शक्ति कार्यपालिका की शक्ति। 54 में क्या है? निर्वाचन निर्वाचन। 55 में क्या है? कोटा। 56 में क्या है? 57 में क्या है? पुनर्निर्वाचन। 58 में क्या है? योग्यता। उसके बाद 59 में क्या है? शर्तें। और 60 देखिए, आर्टिकल 60 में बोला गया है कि राष्ट्रपति को शपथ। राष्ट्रपति को 2 प्रकार की शपथ दिलाई जाती है। एक तो पद की शपथ दिलाई जाती है, दूसरी गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। पद और गोपनीयता। पद और गोपनीयता का मतलब समझते हैं। जैसे राष्ट्रपति को अपने पद की मर्यादा बना के रखनी है। गोपनीयता का मतलब यह नहीं कि आपको जो भी बताया जाएगा आप बता दें। राष्ट्रपति महोदय अपनी पत्नी से बताएं, लड़कियों से बताएं, लड़के जाके स्कूल के बच्चों से बताएं, अपने दोस्त से, पूरा बवाल हो जाए। ऐसे नहीं, चीजों को गोपनीय बना के रखना है, छुपा करके रखना है। तो 2 प्रकार की शपथ दिलाई जाती है और शपथ दिलाने का काम करते हैं सुप्रीम कोर्ट के CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ही राष्ट्रपति महोदय को शपथ दिलाते हैं। इस बात को याद करके रखना है, क्योंकि ध्यान से सुनिए, केंद्र सरकार में राष्ट्रपति से बड़ा कोई नहीं होता। तो केंद्र सरकार में राष्ट्रपति से बड़ा कोई नहीं, तो हम चलेंगे कार्यपालिका न्यायपालिका की ओर, और न्यायपालिका में सबसे बड़ा होता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश सबसे बड़ा होता है और वही शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति को। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति नहीं होगा, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हिंदी में कहते हैं भारत के मुख्य न्यायमूर्ति। न्यायमूर्ति। ठीक है, इन्हें न्याय की मूर्ति कहा जाता है। ये न्याय की मूर्ति है, कभी गलत नहीं हो सकता है। तो 60 में है शपथ। देखो याद कैसे करेंगे, 60 शपथ मिलता जुलता होगा। 60 शपथ, 60 शपथ, 60 शपथ। इसके बाद आर्टिकल है 61। 61 में बोला गया महाभियोग। महाभियोग। अब महाभियोग क्या होता है सुनिए पहले। अगर राष्ट्रपति कोई गलत कार्य करता है तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना। किसको? राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना, या राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया को कहते हैं महाभियोग। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया, पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? महाभियोग कहलाती है। इंग्लिश में कहते हैं इम्पीचमेंट। और इस महाभियोग की प्रक्रिया को लिया गया है USA से। कहाँ से? अमेरिका से। अगर अमेरिका का भी राष्ट्रपति कुछ गड़बड़ करता है तो उसके ऊपर भी इम्पीचमेंट लगाया जाता है। वैसे ही हमारे यहाँ का राष्ट्रपति अगर कुछ गड़बड़ करेगा तो उसके ऊपर भी क्या लगाया जाएगा? इम्पीचमेंट। तो हम लोगों ने ये व्यवस्था कहाँ से ली है? अमेरिका से ली है। तो हम कह सकते हैं कि महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? USA से, अमेरिका से। इसे USA के संविधान से लिया गया है। ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। और बात ये आती है कि राष्ट्रपति महोदय को हटाया कैसे जाएगा? कैसे पता चलेगा कि इनके ऊपर इम्पीचमेंट लगाना है? कोई न कोई कंडीशन होगी। तो यहाँ पर 2 बातें हैं कि राष्ट्रपति के ऊपर इम्पीचमेंट कैसे लगाया जाएगा। देखिए ध्यान से, 2 बातें हैं। नंबर फर्स्ट, अगर राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करे, संविधान का अतिक्रमण, या इसे हम कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल की बात ना माने, मंत्रिमंडल की बात ना माने। और दूसरा पॉइंट, विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए, विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए। इन 2 कंडीशनों पर उसके ऊपर लगाया जा सकता है। अगर राष्ट्रपति
ये दो गलत काम करता है तो राष्ट्रपति के ऊपर लगाया जाएगा इम्पीचमेंट और उसे हटा दिया जाएगा। जैसे संविधान का अतिक्रमण करे, यहाँ पर मतलब यह है कि मान लीजिए लोकसभा और राज्यसभा से कोई बिल पारित हुआ, जैसे वर्तमान समय में ही पारित हुआ नारी शक्ति वंदन अधिनियम, लोकसभा से पारित हुआ, राज्यसभा से पारित हुआ और फाइनली गया राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति उसमें खा लिए जलेबी रख के। क्या खा लिए? जलेबी। ये कागज है, इस पे रख के जलेबी खा लो और उसको मोड़ मार के कूड़ादान में फेंक दिए। मान लो एक बार फेंक सकते हैं, दोबारा फिर से मामला गया और दोबारा भी उन्होंने ऐसा किया। अब बताओ, नारी शक्ति वंदन अधिनियम कोई गलत अधिनियम थोड़ी है भाई, ये तो सही अधिनियम है। तो लेकिन राष्ट्रपति इस पर सिग्नेचर ही नहीं करना चाह रहे हैं, कहेंगे नहीं करेंगे, तो नहीं करेंगे तो कहेंगे ठीक है, जब आप रहेंगे ही नहीं तो आप कैसे नहीं करेंगे। इनको हटाने की प्रक्रिया की जाएगी। मतलब मंत्रिमंडल ने इनसे रिक्वेस्ट की कि ये लोग, मतलब मंत्रिमंडल ने इनसे रिक्वेस्ट की कि राष्ट्रपति महोदय उस विषय पर सिग्नेचर करें। देखो इधर पहला पॉइंट है कि संविधान का अतिक्रमण करे, मतलब मंत्रिमंडल के द्वारा जो भी बात कही गई है उसे न माने। जैसे कोई विधेयक गया और उस विधेयक को राष्ट्रपति बार बार अस्वीकार कर दे, इसका मतलब है कि वो मंत्रिमंडल की बात नहीं मान रहा है। भाई मंत्रिमंडल पूरी तरह से पारित करके भेज रहा है और आप बात ही नहीं मान रहे हो, तो ऐसी स्थिति में भी राष्ट्रपति के ऊपर इम्पीचमेंट लगाया जा सकता है, महाभियोग लगाया जा सकता है। दूसरा है कि विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए, मतलब जैसे कोई इटली की प्रधानमंत्री है, उनके प्रभाव में आ जाए राष्ट्रपति महोदय, ये तो बढ़िया है, इनसे हम बतियाएंगे, फोन लगा के बतियाना शुरू कर दे, बांग्लादेश की शेख हसीना से बतियाना शुरू कर दे, बताए हमारे यहाँ ये प्रोग्राम चल रहा है, बताओ, रात रात भर शुरू हो जाए बातें। अब विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आकर सारा पोल दे दिए। अब जब सारी पोल दे दिए हो और पता चलेगा लोगों को ये राष्ट्रपति है आदमी, तो राष्ट्रपति पद से उन्हें हटा दिया जाए। इसीलिए राष्ट्रपति पद की गरिमा को बनाने के लिए कम से कम 35 साल दिया। अब सोचो, राष्ट्रपति बनने के लिए 20 वर्ष की आयु दी गई होती, 21 वर्ष की, एकदम नौजवान लड़के राष्ट्रपति बनते। अब कोई उनसे आता, किसी देश की राष्ट्रपति आती, हाथ मिलाती तो हाथ ही में पकड़े रहते, अरे क्या बात है। इसीलिए कहा गया कि थोड़ा बुढ़वा ठेल को बनाओ, 35 वर्ष की आयु पूरा कर लिया तो 35 वर्ष की आयु में आदमी सब समझ जाता है कि दुनिया में दुनिया भर का ये सब फालतू का काम है। इसलिए इतनी उम्र रखी गई है, नहीं तो उम्र ठीक ठाक रखी जाती कि नहीं। भाई क्या युवा राष्ट्रपति नहीं बन सकता? एक से पढ़े लोग होते हैं, लेकिन उन्हें IAS अधिकारी बनाया जाता है, IPS अधिकारी बनाया जाता है, IFS अधिकारी बनाया जाता है, उन्हें इस स्तर पर नहीं रखा जाता है, क्योंकि भाई उम्र ही ऐसी होती है। यही उम्र है आपकी पढ़ाई करने की और यही उम्र है आपके भटकने की। अब आप चाहे भटक जाओ चाहे पढ़ लो, समझ गए कि नहीं? आपका दोष नहीं है, ये आपकी उम्र का दोष है। और जो इस अवस्था को संभाल लिया वहीं आगे चल करके स्वर्ग प्राप्त करेगा, मोक्ष की प्राप्ति करेगा। और जो इस उम्र को नहीं संभाल पाया, इधर उधर करने में लगा है ना, उसका पढ़ाई में ध्यान बिल्कुल नहीं लगेगा, मजदूर की तरह जिंदगी हो जाएगी एकदम। बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप लोग कमाएंगे खाएंगे, नहीं, आराम से कमाएंगे खाएंगे, लेकिन वो मज़ा नहीं मिलेगा जो मज़ा मिलना चाहिए। इसीलिए कह रहे हैं ध्यान से पढ़ो, समझे ना। तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए दो प्रक्रिया, मंत्रिमंडल की बात न माने मतलब संविधान का अतिक्रमण करने लगे। दूसरी चीज, विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए, किसी दूसरे देश के संपर्क में आ जाए, ऐसी स्थिति में लगाया जा सकता है महाभियोग। समझ गया कि नहीं? और महाभियोग राष्ट्रपति के ऊपर लगाया जाता है, किस देश से लिया गया है? USA से। और हैरानी की बात यह है कि अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं लगाया गया, किसी भी राष्ट्रपति। अब आप समझ सकते हैं कि कौन सा ऐसा राष्ट्रपति होगा जिसने संविधान का अतिक्रमण किया होगा, जिसने विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आया होगा? कोई नहीं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि राष्ट्रपति के पास मात्र नाम मात्र की शक्ति होती है, वास्तविक शक्ति तो प्रधानमंत्री के पास होती है। तो क्या करेंगे? समझ गए कि नहीं? पहला पॉइंट है संविधान का अतिक्रमण करे, दूसरा पॉइंट है संविधान विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए। और इस पॉइंट को भी आपको लिख लेना है कि अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं लगा है, अभी तक किसी भी प्रेसिडेंट के ऊपर महाभियोग नहीं लगा है, महाभियोग नहीं लगा है। एक बार चलने की बात हो रही थी 1991 में शायद, महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन वो आगे भी नहीं जा पाई। मतलब
महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करना ही बड़ा कठिन होता है, लगाने की तो बात अलग है, इसे शुरू करना ही बहुत कठिन होता है। समझ गए कि नहीं? तो आपको आर्टिकल 52 से लेकर के 61 तक याद रखना है। 52 में है पद, 53 में है कार्यपालिका की शक्ति, 54 में है निर्वाचन, 4 से देखना है कि निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा, 55 में है कोटा, 56 5 से 6 नहीं हो सकता कार्यकाल, 5 2 7 दोबारा निर्वाचन, 5 8 इन दोनों में इसमें योग्यता है और इसमें शर्त है। 58 में योग्यता, इसमें शर्त है। और 60 7 से 60 7 से शपथ, 60 शपथ, 60 शपथ और 61 में है महाभियोग। अंत में भगा दिया जाएगा। अब ये